हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ थर्मल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के कुछ मोस्ट टॉपिक के ऊपर है ये वीडियो। इसका नाम क्या है? सामान्य गैस समीकरण यानी जनरल गैस इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। विशिष्ट गैस भी कहते हैं इसे, विशिष्ट गैस समीकरण भी कहते हैं। पहले इसको समझते हैं। आपको डेफिनेशन भी आ सकती है, इसके ऊपर डायग्राम भी आ सकता है, और इसके ऊपर एक पूरा वो मतलब डेरिवेशन भी पूछ सकता है। तो इसका पहले तो हम डायग्राम समझते हैं कैसे बनता है, वो भी पीवी डायग्राम कहते हैं इसे। ठीक है, ये रेखा है एक, ये है, तो ये होगी पी। ऊपर की ओर क्या होगा मेरा? पी बढ़ेगा यानी प्रेशर बढ़ेगा। ये पी है, आपको दिख रहा होगा। ऊपर की ओर क्या बढ़ेगा मेरा? प्रेशर बढ़ेगा, और इधर की ओर क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो समझते हैं। यह बॉयल्स एवं चार्ल्स के नियम का क्या होता है? ये संयुक्त रूप होता है। यानी ये बॉयल्स और चार्ल्स के नियम के द्वारा ही इसका निर्माण हो सकता है। देखो वो कैसे। बॉयल्स का नियम क्या है? आपने पढ़ा होगा। बॉयल्स का नियम वो होता है, बॉयल्स के नियम में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए मेरे लिए डायग्राम में क्या आता है? एक कर्व आता है। ठीक है, ऐसा आता है। और उसमें और क्या होता है? चार्ल्स गैस समीकरण क्या होता है? चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का जो नियम होता है उसमें क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, पी कांस्टेंट होता है। पी कांस्टेंट के लिए क्या आती है? मुझे सीधी रेखा आती है। अब मेरा इसका संयुक्त रूप है, तो संयुक्त रूप के लिए देखो वन, नंबरिंग करते जाऊँ, वन अवस्थाएं ये यानी प्रक्रम कह सकते हैं आप, टू थ्री। ठीक है, अब ये इस यहाँ पर क्या है मेरा? टेम वो दाब कांस्टेंट है, यानी प्रेशर कह सकते हैं इसे। प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसका मतलब सी। ठीक है, ये कांस्टेंट है। और एक और बात आपको समझा दूँ, तो यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट है, समान होगा प्रेशर। यहाँ भी प्रेशर समान होगा। यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक का क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तभी तो हमारा वक्र बन रहा है। ठीक है, जब यहाँ हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम ही बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और क्या कहते हैं, प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। देखो पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसकी पहले तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। लिखेंगे आप, वैसे लिख लें एक बार, मैं बोल रहा हूँ। यह सामान्य गैस समीकरण बॉयल्स एवं चार्ल्स के नियम का संयुक्त रूप होता है। ठीक है, यह किसका? बॉयल्स एवं चार्ल्स के नियम का संयुक्त रूप होता है। और इसमें जो क्या कहते हैं, इस समीकरण के द्वारा हम क्या कहते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या करते हैं? संबंध ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये आप लिखेंगे। यही आपको 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और कहेंगे फिर अब अवस्थाएं, ये मेरी फर्स्ट अवस्था, सेकंड अवस्था, थर्ड अवस्था। ठीक है, अब इसमें क्या है? यहाँ तो मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इसका डेरिवेशन हल करते हैं। अब क्या करना है मुझे? बिंदु वन पर, जो बिंदु मेरा वन है ना, इस पर क्या है? तापमान क्या होगा? T1 लिख सकते हैं आप। और वॉल्यूम क्या होगा? V1। और प्रेशर क्या होगा? P1। ठीक है, ये B1 है। तो और उसके में क्या करना है? आप लिख सकते हैं यहाँ बिंदु वन पर टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर क्रमशः T1, V1, P1 ऐसे। ऐसी बिंदु टू पर तो क्या होगा? T2। वॉल्यूम क्या होगा? V2, यानी आयतन कहते हैं, प्रेशर दाब P2। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु थ्री पर क्या होगा? T3, V3 और P3। ये क्या है? मैंने बिंदु वन और बिंदु टू और बिंदु थ्री पर ये मैंने इक्वेशन निकाल ली। अब मुझे क्या करना है? अवस्था है, ये मेरी अवस्था या प्रक्रम कह सकते हैं। अब अवस्था लिखेंगे ऐसे, अवस्था 1 व 2 के लिए कर सकते हैं, प्रक्रम के लिए। ठीक है, अवस्था दो व कहते हैं, अवस्था 1 व 2 के दौरान कह सकते हैं या लिए कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? अवस्था 1 के लिए जो अवस्था कौन सी बन रही है? ये वाली क्या बन रहा है? देखो, ये आपने पढ़ा होगा चार्ल्स का नियम।
चार्ल्स का नियम क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो उसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट तो V1/T1 V1/T1 और V2/T2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है वैसे मेरा वो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट, यही तो होता है मेरा बॉयल्स का लॉ, यहाँ लिख सकते हैं चूँकि बॉयल्स लॉ से, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ हमारा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या निकाल लूँ यहाँ से, V2 की वैल्यू निकालूँ तो V2 इक्वल टू क्या आएगा, V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो V1/T2/T1। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँ, यहाँ इस कोने पे, इस पर बिंदु 1 पर और बिंदु 2 पर, क्या बिंदु 1 पर और बिंदु 2 पर टेम्परेचर, सॉरी, तो मैं बता रहा हूँ बिंदु, क्या कहते हैं, बिंदु 2 पर और बिंदु 3 पर, जो बिंदु 2 और 3 है, देखो बिंदु 2 और 3 दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा बिंदु 2 और 3, 2 और 3 पर क्या है, यहाँ क्या है, T2 है, ये हमने बिंदु 2 पर T2 माना है ना, तो टेम्परेचर जो है T2 का इक्वल किसके होगा, T3 के। वो किस लिए ये बताऊँ। अब देखो, अगर जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट था तो ये प्रक्रम बन रहा था यहाँ तक, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था तो ये बन रहा है ऐसे। अब मैं, आप समझो एक बार, यहाँ देखो T2 बिल्कुल जस्ट इसके सीध में T3 है, ठीक है। तो यहाँ भी टेम्परेचर और इसके क्या होगा, बराबर होगा, इसके और इसके बराबर नहीं हो सकता कभी, टेम्परेचर इसके और इसके इसमें कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ये टेम्परेचर का हमेशा क्या आता है, वक्र, ठीक है। यहाँ क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसलिए वक्र आएगा। तो वक्र का क्या है, यहाँ T2, जो T2 है और ये T3 क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मैं इसी समीकरण में क्या रख दूँ, जो T2 है उसकी जगह मैं T3 रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये T3 हो गया और ये आ गया T1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन समझते हैं, इसे इरेज कर दूँ ना। अवस्था 2 और 3 के लिए निकालेंगे, तो अवस्था 2 व 3 के दौरान, या लिए लिख सकते हो दौरान, अवस्था 2 व 3 के दौरान क्या होगा, ये क्या है, बॉयल्स का नियम है। बॉयल्स के नियम में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जो क्या है, वॉल्यूम यानी P प्रेशर, वॉल्यूम V इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो होता है क्या है, बॉयल्स का नियम। ये बॉयल्स का नियम होता है, तो इसको P2 यानी अवस्था 2 के लिए लिखूँगा मैं P2 V2 बराबर P3, अवस्था 3 है तो 3 P3 इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये करूँगा। अब क्या है, यहाँ से मैं V2 की वैल्यू निकालूँ, इसे कांस्टेंट CV लिख सकते हैं, यही तो होता है, तो इसे हटा दो। अब क्या करना है, V2, तो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, P3 अपॉन क्या आएगा, अपॉन में P2, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखो यहाँ अवस्था 1 में P क्या है, कांस्टेंट है, अवस्था 2 में भी P क्या है, कांस्टेंट है, अवस्था एक ही तो बन रही है। 1 और 2 में क्या है, P कांस्टेंट है। तो अब मैं यहाँ 1 में P1 बराबर में P2 कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि P1 यहाँ भी P बराबर होगा इसके, ये P1 और P3 के बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रॉस आएगा, ऐसे आएगा कि सीध में है दोनों, इधर इधर ये देखो सीध में थे P2, जो T2 इक्वल टू T3 थे। तो क्या करना है मुझे, अब यहाँ से ये P1 इज इक्वल टू P2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ भी है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ हम P1 इक्वल P3 नहीं कह सकते, क्योंकि एक रेखा में है, और यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट है। अब मैं P2 है ना मेरा, P2 में P1 रख सकता हूँ, तो V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V3 अपॉन P1। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये होगा समीकरण सेकंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट ये रहा, समीकरण सेकंड ये रहा। तो क्या है, आप करेंगे समीकरण, अब समीकरण 1
व दो से। देखो समीकरण 1 व 2 से, देखो यहाँ भी V2 है, यहाँ भी V2 है, ये सेम है ना, तो सेम की जगह या तो मैं इस V2 का मान उस V2 की जगह रख दूँ या उसका इस जगह रख दूँ, कैसे भी कर सकता हूँ। देखो ये मान उतार लूँ एक बार, क्या है V1 T3 अपॉन V1 B क्या था, अभी अभी मिटा दिया यार, V1 T3 अपॉन क्या है, अपॉन में था T1, ठीक है। अभी मिटा दिया ना, उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, कोई ना, मैंने याद कर लिया। और इक्वल में क्या आया, अब मेरा V2 का जो मान आया है आगे, यही तो आया है P3 V3 अपॉन P1। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक तरफ वाले एक तरफ कर लेता हूँ, P1 वाले एक तरफ कर लेता हूँ, P1 V1 यानी P1 V1 अपॉन क्या होगा T1 इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3, ठीक है। इतना तो आ गया समझ में। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P को पहले लिख लूँ यहाँ से, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल P3 V3 अपॉन T3। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो कांस्टेंट कह सकता हूँ, ना कांस्टेंट, कांस्टेंट ये, तो इसलिए इसको क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट नहीं कह सकता तो कुछ बात नहीं, तो इसको मैं कांस्टेंट या कांस्टेंट ही कह लो, या आर लगा लो, कांस्टेंट ही कह लो, ठीक है, कांस्टेंट। अब इसे इरेज कर दूँ ऊपर का, ये कांस्टेंट आ गया, इसे कांस्टेंट लिख लो, कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको मैं इसे भी लिख सकता हूँ, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इतना लिख सकता हूँ। और ये कांस्टेंट क्या होता, आर के बराबर होता। इससे क्या कहते हैं, आर को सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है, इसे ही कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक। तो यह है सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है, और तथा इसको आर से दर्शाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो उसके बाद क्या करना है मुझे, तो लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को, पी वी अपॉन टी इक्वल आर। आपको लिखना होगा इसे आर से प्रदर्शित करना, यानी इस ये क्या है, सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद क्या है, ये आ गया पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। इतनी ये इक्वेशन बन गई। अब इतनी इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो फॉर्मूला जो हमें प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ एक बार समझ लो, प्रूफ करना था पी वी जो इसकी वो इक्वेशन होती है, पी वी बराबर एन आर टी होती है, या एम आर टी कह सकते हैं। एन मोलों की संख्या होती है, मोल, और यहाँ क्या होगी, एम किस लिए होगी, क्योंकि इस ऊष्मागतिकी चल रहा है, ये केमिस्ट्री नहीं चल रही है, क्या चल रही है, ये थर्मल इंजीनियरिंग चल रही है। थर्मल इंजीनियरिंग में ये द्रव्यमान होता है, वहाँ क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता था उसमें, केमिस्ट्री में। इसमें क्या होगा, इसमें होगा थर्मल इंजीनियरिंग है, इसमें होगा, इसमें क्या बताया अभी मैंने आपको, किलोग्राम द्रव्यमान होगा ये, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, एम किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, ठीक है, एम किलोग्राम द्रव्यमान के लिए जो क्या होगा ये फॉर्मूला, तो इसमें क्या है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। इतना आपको समझ में आ गया, इसी को मुझे सिद्ध करना था, लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। यही क्या है, यही सामान्य गैस समीकरण है, इसे कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। और एक बार आप यहाँ लिख सकते हैं, पी क्या है, प्रेशर है, ठीक है, दाब कहते हैं, और वी क्या है, वॉल्यूम है, इसे आयतन कहते हैं, और ये एम क्या है, द्रव्यमान, किलोग्राम द्रव्यमान, एम किलोग्राम द्रव्यमान है, ठीक है। आर क्या है, सार्वत्रिक नियतांक, और टी क्या है, टेम्परेचर। और एक और कहते हैं उसमें एन आता है ना, पी वी बराबर जो फॉर्मूला होता है, पी वी बराबर एन आर टी, ये क्या होता है, केमिस्ट्री में होता है ये, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ क्या चल रही है हमारी, थर्मल में क्या होगी, किलोग्राम द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान किलोग्राम कह सकते हैं, या किलोग्राम द्रव्यमान, एम किलोग्राम द्रव्यमान, ठीक है। तो
आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस। अब थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें।